अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेस देन मेथड पर क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखी थी। ये एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। आई होप को आपको याद होगा कि किस तरह से इसका प्रोसीजर था। इसमें लेस देन मेथड से मुराद ये है कि हम लोग कनेक्टेड क्लासेस बना रहे थे। एक मेथड हमने सीखा था जिसमें हम लोग क्लासेस जो कनेक्टेड नहीं थी, शुरू वाला जो एग्जांपल था, उसके बाद हम लोगों ने लेस देन मेथड सीखा कि लेस देन मेथड पे किस तरह से क्लासेस बनाते हैं। तो ये मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। ये वाला एग्जांपल था, इसमें से आप लोगों ने मिनिमम नंबर फाइंड किया था। वही प्रोसीजर सेम जो लास्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने ये क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखी थी। ये वो एग्जाम्पल था जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था। और आज का जो लेक्चर है हमारा, बेसिकली जो आज का हमारी जो क्लास हम लोग बनाएंगे, इन क्लासेस को आप कहते हैं सिंगल वैल्यूड क्लासेस। यानी कि तीन तरह के क्लास बाउंड्रीज आपने सीख लिए। एक हमने पहले लेक्चर में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, उससे पीछे वाला जो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनाना सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने अनकनेक्टेड या नॉन स्मूथ क्लासेस बनाई थी, जिनकी क्लास बाउंड्री में जंप या गैप था, क्लासेस में जंप था एक नंबर का। उसके बाद हम लोगों ने ऐसी क्लासेस बनाई जो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, जिसमें आप देखें तो लेस देन वाला मेथड जो था वो हम लोगों ने यूज किया था। लेस देन वाले मेथड में जो आपने क्लासेस बनाई थी, उसमें आपने किस तरह से बनाई थी, उसकी जो क्लासेस आपने बनाई थी उनमें जंप नहीं था। ये देखें यहाँ पे लेस देन वाले में आपके पास यहाँ पे जंप बिल्कुल भी नहीं था। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में जो हम लोग बनाएंगे, आज के लेक्चर में हम लोग जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि आप लोग आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग सिंगल वैल्यूड क्लास बनाना सीखेंगे। अब सिंगल वैल्यूड से मुराद है कि इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू होगी। इस तरह की क्लासेस भी कहीं आपको नजर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, द एडमिनिस्ट्रेशन इन लार्ज सिटी वांटेड टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स इन द सिटी। A sample of 40 random selected households from the city produce the following data on the number of vehicles owned। यानी कि ये कुछ लोग हैं जिनका डेटा कलेक्ट किया गया है कि उनके घर में कितनी गाड़ियां हैं, एक घर में कितनी गाड़ियां हैं फॉर एग्जांपल। और क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दीज डेटा यूजिंग सिंगल वैल्यूड क्लास। आज हम सिंगल वैल्यूड क्लास बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो सिंगल वैल्यूड क्लास को बना सकते हैं। तो हैव अ लुक। सबसे पहले हम लोग वही प्रोसीजर, सबसे पहले उसका जो नाम है, जो भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लिखेंगे टॉप पे, जिस तरह से हम लोग लास्ट में सीखते हुए आ रहे हैं। टॉप पे आप लोगों ने नाम लिखा। यहाँ पे हम लोगों ने, अगर जब हम लोगों ने क्वालिटेटिव किया था तो यहाँ पे कैटेगरीज लिखी थी, क्वांटिटेटिव में यहाँ पे क्लासेस थी। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे इंटरवल लिख रहे थे फॉर एग्जांपल। तो आज हम सिंगल क्लास की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगल इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे आप देखें, अगर डेटा पॉइंट देखें तो यहाँ पे मिनिमम 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज में आप लोगों का 0 लिखा है जो कि डेटा में है, 1 लिखा है और 2 लिखा है, 3, 4 एंड 5। तो अब ये काउंटिंग जो है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, कितने घर हैं उनकी काउंटिंग की है। 0 कितने हैं, यानी कि वो कितने घर हैं जिनके पास कितनी गाड़ियां हैं, यानी कि 0 गाड़ियां, कितने घर हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं, 1 और 2। 2 घर ऐसे हैं सिटी में जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है। एक गाड़ी कितने लोगों के पास है, अगर हम लोग यहाँ से डेटा पॉइंट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और तकरीबन 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास, 18 घर ऐसे हैं 40 में से जिनके पास एक गाड़ी है। इसी तरह से अगर आप लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, 2 गाड़ियां काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास 11 लोग आएंगे जिनके पास एक घर में 2 गाड़ियां हैं। और इसी तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो 3 घर ऐसे होंगे जिनके पास 4 गाड़ियां हैं, 4 घर ऐसे होंगे जिनके पास 3 गाड़ियां हैं और 5 घर ऐसे हैं जिनके पास 2 गाड़ियां हैं। यानी कि 2 गाड़ियां कितनों के पास है, यानी कि 5 ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 गाड़ियां हैं। वो कितने घर हैं, वो 2 हैं। जिनके पास 4 गाड़ियां हैं वो 3 घर हैं। जिनके पास 3 गाड़ियां हैं वो 4 घर हैं। जिनके पास 2 गाड़ियां हैं वो 11 हैं।
जिनके पास 1 है वो 18 हैं, जिनके पास कोई गाड़ी नहीं वो 2 हैं। तो ये था आप लोगों का सिंगल क्लास बनाना, यानी कि आपने सिंपली सिंगल क्लास बना ली। अब आप इसमें से बार चार्ट भी बना सकते हैं। बार चार्ट हम लोग बनाना सीख चुके हैं लास्ट में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप जो आपकी एक्स की वैल्यूज हैं वो रखेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4, और वाई पे ऑब्वियसली हम लोग क्या रखते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्लासेस की वो हम लोग वाई पे लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बार चार्ट देखें, ये बार चार्ट है, हिस्टोग्राम नहीं है। हिस्टोग्राम हमेशा कनेक्टेड फिगर होती है, वो आपकी कंटिन्यूस डेटा पॉइंट्स के लिए बनती है। यहाँ पे ये आपका डिस्क्रीट डेटा है, और आप काफी हद तक इसको कह सकते हैं कि ये आपका क्वालिटेटिव डेटा ही है, यानी कि 0 गाड़ियां, 1 गाड़ी होना, 2 गाड़ियां होना, 3 गाड़ियां होना, तो ये एक किस्म की क्वालिटी है आपकी। तो ये आपने बार चार्ट बनाना भी सीख लिया इसमें से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि कुछ शेप्स हैं हमारे पास, जो जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉपर शेप्स बनती हैं स्टैटिस्टिक्स की। वो शेप्स के हवाले से डिस्कस करते हैं कि वो शेप्स जो है वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से आपकी डिफरेंट शेप्स जो है स्टैटिस्टिक्स में बनती हैं। ये वाला सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका शेप्स। ये आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये जरूर पढ़िएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होती है साइमेट्रिक शेप्स, यानी कि जब आप किसी भी डेटा का ग्राफ बनाते हैं, जब आपके पास कोई बहुत सारा डेटा होता है तो आप उसके जब ग्राफ बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, यानी कि जो बार चार्ट या जो हिस्टोग्राम आप लोग बनाते हैं, जब आप किसी भी डेटा का हिस्टोग्राम या बार चार्ट बनाते हैं तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बनते हैं। जैसे सबसे पहली शेप है सिमेट्रिक, दूसरी शेप है स्क्यूड, तीसरी शेप है यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर। अब हम इन तीनों शेप्स को वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये क्या है। सबसे पहला जो शेप है, सबसे जो पहला शेप है सबसे जो पहला शेप है आपका सिमेट्रिक का। असिमेट्रिक हिस्टोग्राम इज आइडेंटिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स सेंट्रल पॉइंट। सिमेट्रिक शेप का मतलब ये है कि अगर आप इसको ओरिजिन पे खड़े होंगे तो दोनों साइड पे सेम शेप आपको नजर आएगी। या इन स्टैटिस्टिक्स अगर किसी भी डेटा की, जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एडवांस में चले जाएंगे, तो इसके हवाले से और भी बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक, स्क्यूड और यूनिफॉर्म क्या है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक हिस्टोग्राम ऐसा हिस्टोग्राम होता है कि अगर आप उसके सेंट्रल पॉइंट पे खड़े हो जाए तो दोनों साइड पे आपको सेम तरह की फिगर नजर आ जाए, तो वो आपका सिमेट्रिक हिस्टोग्राम होता है। आगे फिगर्स भी हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। स्क्यू हिस्टोग्राम इज नॉन सिमेट्रिक, जो स्क्यूड होता है, स्क्यूड का मतलब ही है कि वो ओरिजिन से हटा हुआ होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर ए स्क्यूड हिस्टोग्राम द टेल ऑन वन साइड इज लॉन्गर देन द टेल ऑन अदर साइड। जो स्क्यूड हिस्टोग्राम होगा उसकी टेल एक साइड से बड़ी होगी और एक साइड से छोटी होगी। A skewed to right histogram has a longer tail on the right hand side। जो राइट साइड पे skewed होगा उसकी राइट साइड वाली जो टेल होगी वो लॉन्गर होगी, जो लेफ्ट साइड होगा उसकी जो लेफ्ट साइड वाली टेल है वो लॉन्गर होगी। अब आप फिगर्स में देख सकते हैं कि ये जो आपका हिस्टोग्राम है आपने बनाया है, या आप लोग इसको हिस्टोग्राम कह लें, ये जो आपका हिस्टोग्राम है इसमें आपके पास क्या है, ये सिमेट्रिक हिस्टोग्राम है। यानी कि अगर इसकी ये सेंट्रल पॉइंट, अगर यहाँ पे रेड मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो आपको दोनों साइड बिल्कुल सेम नजर आ रही हैं। इस तरह के शेप्स को स्टैटिस्टिक्स में सिमेट्रिक शेप कहते हैं। या ये वाला एग्जांपल भी अगर देखें, इसको आप सेंट्रल पॉइंट लें जहाँ पे मैंने रेड लाइन लगाई है, तो आप देखें कि दोनों साइड पे आप लोगों को बिल्कुल सेम शेप नजर आ रही है। इस तरह के हिस्टोग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम्स कहते हैं। और अगर आप ए को देखें तो इसकी राइट टेल है, तो ये आपका क्या होगा, हिस्टोग्राम स्क्यू टू राइट। देखें ये इसकी ये चीज जो थी, ये टेल थी इसकी, ये जो टेल की हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसका सेंट्रल पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। लेकिन आप अब देखें इसकी जो स्क्यूड है ये आपका राइट साइड पे स्क्यूड हो रहा है, क्योंकि इसकी राइट साइड पे टेल जो है वो बड़ी है और लेफ्ट साइड पे जो इसकी टेल है वो छोटी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ डेटा देखें तो पहले जो शुरू में हमारे पास डेटा पॉइंट इंक्रीज हो रहे थे, फिर जैसे ही टाइम आगे बढ़ा, एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, तो डेटा पॉइंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गए। और अगर आप बी को देख लें, इसमें आप देखें तो आपके पास जो है वो हिस्टोग्राम स्क्यू टू लेफ्ट है। तो आप यहाँ से देखें इसकी जो टेल है वो लेफ्ट साइड पे लॉन्ग है और राइट साइड पे इसकी शॉर्ट टेल है और लेफ्ट साइड पे इसकी लॉन्ग टेल है। तो इसमें हो क्या रहा है, अब लेफ्ट स्क्यूड में आपके पास शुरू में डेटा पॉइंट्स छोटे थे
और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो गए और फिर वो एकदम से छोटे होना शुरू हो गए। तो ये थे आपके पास डिफरेंट तरह की शेप्स। आपने 3 शेप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। सिमेट्रिक, जो कि आपकी बिल्कुल सेम शेप होती है, दोनों साइड पे अगर आप उसको सेंटर पे खड़े हो जाएं तो दोनों साइड पे सेम हो जाती हैं। और एक है राइट स्क्यूड। राइट स्क्यूड का मतलब है कि उसकी जो राइट टेल होगी वो लॉन्ग होगी और जो लेफ्ट स्क्यूड है उसकी लेफ्ट टेल लॉन्ग होगी, राइट टेल जो है वो शॉर्ट होगी। फिर आ जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम हैज अ सेम फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास। अगर किसी भी क्लास के लिए, यानी कि आपके पास जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हैं, उन सब की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो तो इस तरह का हिस्टोग्राम बनेगा जो आपके सामने शेप में नजर आ रहा है आपको। और इस हिस्टोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम। ये थे आपके तीनों शेप्स के हवाले से डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा कि कौन कौन से पॉसिबल शेप्स हमारे पास होते हैं। फिगर 2.1 देख लें। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ए और बी जो है वो सिमेट्रिक हैं, यानी कि ये दोनों आपके पास जो है ये सिमेट्रिक कर्व्स हैं। अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है तो इस तरह के शेप्स आपको बहुत जगह पे नजर आ जाते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये चीजें बहुत ज्यादा होंगी। जब हम लोग रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे तो ये चीजें आपके पास फ्रीक्वेंटली आपको नजर आएंगी। और जो C और D हैं, अगर आप इन C और D को देखें दोनों को, तो जो C है आपका राइट पे इसकी टेल लॉन्ग है तो ये राइट स्क्यूड होगा, और जो D है इसकी लेफ्ट पे टेल लॉन्ग है तो ये लेफ्ट स्क्यूड होगा। तो ये थे आपका ग्राफिकल, यानी कि आपने देखा कि आपके पास किस तरह के शेप्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेंट्रल पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ तो ये देखें आप, ये जो है बिल्कुल जो A है वो आपका दोनों साइड पे बिल्कुल सेम है, और जो B है वो आपका राइट साइड पे लॉन्ग टेल है तो इसको राइट स्क्यूड कहते हैं, और ये जो है वो आपका लेफ्ट स्क्यूड है, यानी कि नीचे वाला D जो है वो आपका लेफ्ट स्क्यूड है, और ये जो है B, ये भी आपका सिमेट्रिक है, जिसे हम लोग सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कह लेते हैं इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये था कुछ डिस्कशन अबाउट द शेप्स। शेप्स के हवाले से थोड़ी बहुत डिस्कशन थी। आगे इनको हम लोग मजीद पढ़ेंगे जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, या स्टेटिस्टिक्स में जब हम लोग डीप कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो इनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग और भी पढ़ेंगे और सीखेंगे। उसके बाद आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों में से काफियों ने सवाल भी पूछे थे कि सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि हम लोग एक दो जगह पे ये डिस्कस कर चुके हैं। तो आज वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। अब आपको अंदाजा हो जाएगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल, a cumulative frequency distribution gives the total number of values that fall below the upper boundary of each class। यानी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से है कि जो आपको कंप्लीट नंबर देती है किसी भी क्लास के अपर बाउंड्री की। फॉर एग्जांपल, इस पे एग्जांपल करते हैं। तो ये डेफिनेशन अभी आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब मैं इस पे एग्जांपल करूंगा और आपको थोड़ा सा इस पे गाइड करूंगा तो आई थिंक यू विल गेट इट व्हाट डज मीन बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So for example, we have this example that we have already did in some classes where we form class boundaries. This is iPod solved. We already formed the class boundary for this problem. You can check your previous lectures. ये एग्जाम्पल जो है हम लोग लास्ट में कर चुके हैं, क्लास बाउंड्री हम इसकी बना चुके हैं। अगर आपको अंदाजा याद आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप जो अपने पुराने लेक्चर हैं या आप बुक से सेक्शन को रिव्यू कर लें, या अपना कोई पुराना लेक्चर, जब आप पुराना लेक्चर देखेंगे अपना तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत अच्छे से इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो चले इसके लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और इसको सीखते हैं कि बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। सो लेट्स हैव एन लुक ऑन अदर स्लाइड। आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड नाउ। लेट्स वी हैव दिस स्लाइड। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें क्लासेस मिली हुई हैं इस एग्जांपल में। तो आप यहाँ पे देखें ये 5 to 9 है और ये आपकी 5 to 14 है और 5 to 19 है। यानी कि ये जो प्रीवियस क्लासेस थी हम लोगों ने 5 to 9 थी पहली क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। तो अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो ये वाली आपको इसकी फ्रीक्वेंसी 3 मिल रही है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ये आपको टोटल यानी कि क्लासेस की फ्रीक्वेंसी देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 to 14 क्लास बनाएं
तो इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दोनों क्लासेस की, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊं तो फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है 5 से 14 तक कितनी आएगी, यानी कि अगर इन दोनों क्लासेस में से मैं लूं 5 to 14 द नंबर ऑफ आईपैड सोल्ड, तो टोटल कितने इन्होंने सोल्ड किए हैं, 5 से 15 दिन के अंदर 9। तो इनका सम होता जाएगा, यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, सेकंड क्लास के लिए आप लोग फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे 9, फिर थर्ड की ऐड कर देंगे, फिर फोर्थ को ऐड कर देंगे, फिर फिफ्थ क्लास को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पूछा जाए कि 5 से 29 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपकी सारी फ्रीक्वेंसी जो है उनका सम होता है। इसको मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल और दे देता हूं आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स की एजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने एजेस रिकॉर्ड की हैं जी 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 साल, 3 क्लासेस आपने बनाई, उनमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। तो 15 से 20 वाले में फॉर एग्जांपल 10 लोग थे, 20 से 25 वाले में फॉर एग्जांपल 5 लोग थे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 15 से 25 साल तक कितने स्टूडेंट हैं, तो कितने लोग हैं, तो आप क्या करेंगे, 15 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे और 25 वाली को भी ऐड करेंगे, दोनों फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करके टोटल बता देंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली यही कर रही है, आपकी क्या कर रही है, पहली फ्रीक्वेंसी यानी कि ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, सेकंड फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वाली को ऐड करेंगे 3, तो ये आ जाएगी 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 में फिर आप 8 जमा करेंगे, 9 और 8 ये आ जाएगा 17, यहाँ पे इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। इन द एंड इसका जब सम करेंगे टोटल, तो ये आपको क्या मिलेगा, 30। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी कि a cumulative frequency distribution gives the total number of values that fall below the upper boundary of each class। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। आई होप कि यू आर गेटिंग मी, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको क्या दे देती है, अपर बाउंड्री ऑफ कम्युलेटिव नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट फॉल, यानी कि किसी भी क्लासेस में जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं वो कितनी है, उनको आपको सम अप करके टोटल करके ऐड करके दे देती है। अगर अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और चीज जो है वो इसमें सिखा देता हूं, आप इसमें और भी एक चीज सीख सकते हैं। एग्जाम्पल है, इसके बाद उस एग्जाम्पल में मैं मजीद इस पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखा था, अब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो ये पर्टिकुलर क्लास की आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और अगर आप परसेंटेज बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली कम्युलेटिव परसेंटेज को आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप लोगों को कम्युलेटिव परसेंटेज मिल जाएगी। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 5 to 9 हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी थी, टोटल सम 30 से डिवाइड किया तो 0.1, 5 से 14 यानी 5 से 9 वाली क्लास भी ऐड होगी और 5 से 9 से 10 से 14 वाली भी ऐड होगी, दोनों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ऐड की है, 3 ये 6 इसकी थी 9। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये मिल जाएगी। इसी तरह से आप ये सारा प्रोसीजर करेंगे। और अगर आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको आप लोग जो है सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दें और यू विल गेट दिस रिजल्ट। तो इसी तरह से आप लोग जो है कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं और कम्युलेटिव परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ये जी ये डिस्कशन है हमारा आज का कि हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अब यूज किस तरह से करेंगे। चले आए देखते हैं। अब एक ग्राफ होता है जिसे हम कहते हैं ओगिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको ओगिव भी कहते हैं या इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं, ये याद रख लें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आर ओगिव।
एन ओगिव बेसिकली क्या है आपका? एन ओगिव इज अ कर्व ड्रॉन फ्रॉम द cumulative frequency distribution by joining the straight line the dot marks above the upper boundaries of the classes at higher heights equal to the cumulative frequency of the respective class. ओगिव में आप क्या करेंगे? ओगिव में आप सिंपली दो चीजें बनाएंगे। एक तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए जो आपने अभी भी बनाना सीखी, उसके साथ साथ आपको क्लास की अपर बाउंड पे मार्क करना होता है। ये वाला एग्जांपल अच्छे से देख लें, ये इंपॉर्टेंट भी है अपनी जगह पे। चलें अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ओगिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हम कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्लास की अपर बाउंड्रीज पे जो है वो हम लोग इसकी हाइट को प्रोपोर्शनल करेंगे फ्रीक्वेंसी पे और अपर बाउंड्री को मार्क करेंगे। तो देखेंगे किस तरह से अब आपका जो है वो सिस्टम बनता है। चले जी, अब ये वाला एग्जांपल है आपके सामने। ओगिव बनाना है। सबसे पहली जो क्लास थी हमारे पास वो थी 4.5 टू 9.5। तो 9.5 पे अपर फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी? 3। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी यानी कि पहली क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 3। दूसरी क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी मेरे ख्याल में 8 थी या 9 थी, शायद 8 थी या 9 थी। फिर आप थर्ड क्लास की अपर फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाला जो टेबल हम लोगों ने बनाया है, ये वाला देखें। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, सेकंड की 9 है, अपर बाउंड्री पे रखना है। थर्ड की 17 है और फोर्थ की 25 है और लास्ट की जो है वो 30 है आपके पास। तो आप लोगों ने ये सिंपली फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे रखनी है। ये हमने फ्रीक्वेंसी रखी थर्ड क्लास की और ये आपने फ्रीक्वेंसी रखी फोर्थ क्लास की और ये आपने फ्रीक्वेंसी रखी फिफ्थ क्लास की। जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज रख लेंगे तो इसको आप लोग जो है वो सिंपली एक स्ट्रेट लाइन से आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास सिंपली जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, यानी कि ओगिव जिसे हम कहते हैं वो आप आसानी से ड्रा कर पाएंगे। तो ये आपने ओगिव बनाना सीखा। आई होप कि आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये किस तरह से बनेगा और इसमें हम लोगों ने किस तरह से जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करके ये ओगिव आज बनाया है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे इसमें क्या है। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीम एंड लीफ प्लॉट। इसमें एक स्टीम यानी कि दो चीजें होती हैं, स्टीम और लीफ, और in the stream and leaf of quantitative data each value is divided into two portions, a stream and a leaf। इसमें हम लोग डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा को दो पोर्शंस में बांट देते हैं, एक स्टीम होता है और दूसरा लीफ होता है। द लीव्स फॉर ईच स्ट्रीम आर शोन सेपरेटली इन डिस्प्ले, अलग अलग डिस्प्ले में शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं। द फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ 30 कॉलेज स्टूडेंट्स ऑन अ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट। ये 30 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं किसी टेस्ट में। अब इनका हम लोगों ने स्टीम और लीफ प्लॉट बनाना है। तो अब हम लोगों ने इसका स्टीम एंड लीफ प्लॉट बनाना है। डोंट वरी, अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हैं तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन में वो कवर कर लेंगे। फिलहाल आप लेक्चर सुन लें, कोशिश करें कि चीजों को समझने की कोशिश करें। जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको आप किसी कॉपी पे नोट करते जाएं। जैसे ही हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में आएंगे तो हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से जो आपके क्वेश्चन हैं उनको मैं कवर कर दूंगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन सिर्फ आप लेक्चर सुनते जाएं फिलहाल, और जो भी क्वेश्चन हैं उनको किसी पेज पे नोट करते जाएं। तो अब हम लोग बना रहे हैं स्टीम और लीफ प्लॉट। इसमें एक स्टीम होता है और एक लीफ होता है। तो किस तरह से अब बनाएंगे? सबसे पहले डेटा पॉइंट देख लें। फॉर एग्जांपल पहला डेटा पॉइंट है हमारे पास 70, दूसरा है 79, 71 है। तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें।
यानी कि छोटे से बड़े 52 सबसे छोटा नंबर पहले रखें, फिर सबसे बड़ा नंबर रखें। इस तरह से आप डेटा को पहले अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली जब आपने डेटा को अरेंज कर लिया तो सबसे छोटा नंबर अगर आप इस डेटा में देखें जो आपके सामने खुला हुआ है, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर हियर, आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स ग्रीन। तो सबसे छोटा नंबर ये 52 है। आप 52 देख लें कितने हैं यहाँ पे आपके पास, सिर्फ एक ही है, 52 एक ही है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल लाइन लगाएंगे, एक सीधी, सॉरी इसको मैं अरेज कर देता हूँ, ये गलती से यहाँ पे लग गई है, ये मैंने यहाँ पे इसको अरेज कर दिया। और यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक सीधी वर्टिकल लाइन लगाएंगे, जो कि ये मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये वाली लगाई। तो सबसे पहला नंबर था हमारा डेटा में 52, 52। तो आपने क्या करना है, उसका जो स्ट्रीम है, जो पहला डिजिट है वो उसका स्ट्रीम कहलाता है, यानी कि आपने 5 यहाँ पे रखा और 2 यहाँ पे रख दिया, 52 हो गया। इसी तरह से अगर आप 75 लिखना चाह रहे हैं तो आप 7 पहले लिखेंगे, 5 बाद में लिखेंगे, 75। तो ये किस तरह से प्रोसीजर बनेगा ये देखें। ये आपका स्ट्रीम आ गया 52, इसको आप रीड करेंगे 52 जो मैं ग्रीन से किया है, और ब्लू एक पेन ले लेता हूं, इसको आप रीड करेंगे 50, और इसको आप रीड करेंगे, मैं और एक कलर ले लेता हूं, ये ब्लू कलर है, शायद थोड़ा सा चेंज है, डार्क ब्लू है, 57। मतलब आपने क्या किया, 52, 50 और 57 को इस तरह से लिख दिया। उसके बाद डेटा में आपके पास है 65, तो आप 65 को कैसे लिखेंगे, ये आपने लिखा 65। उसके बाद आपने लिखना है 69, जो कि डेटा में पॉइंट्स हैं। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, 69 कैसे लिखेंगे, कलर ले लेते हैं रेड। तो 69 से ये लीफ ये वाला, स्टीम ये वाला, और लीफ इसका ये वाला 69। उसके बाद आपने लेना है 68। फॉर एग्जाम्पल 68 कैसे लिखेंगे, 6 ये वाला कंसिडर करेंगे और ये वाला 1 करेंगे, 61। इसी तरह से आप जो है वो स्ट्रीम और लीफ आगे ये बढ़ाते जाएंगे, और आपके सारे के सारे डेटा पॉइंट्स, ये आपका आ जाएगा 68 और ये आ जाएगा आपके पास 64। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप दो नंबर्स को आपने ब्रेक कर दिया, जो उसका पहला डिजिट है उसको अलग रख दिया, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, बाकी डेटा में से नंबर्स जो है वो काउंट करते जाएंगे। जैसे आप देखें इसमें से जो नंबर्स हैं उनको काउंट करके हम लोग लिखते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखना है 86 और 87, तो मैं कैसे लिखूंगा, आ जाए देखते हैं कि 86 और 87 को कैसे लिखूंगा। तो ये देखें, ये 8 और ये 86 आपका यहाँ पे आ गया, और ये आ गया आपका 87। इन्होंने डेटा अरेंज नहीं किया, बेहतर है कि आप पहले डेटा को अरेंज कर लें, छोटे नंबर्स पहले लिख लें फिर बड़े लिख लें, उस हिसाब से आप जो डेटा को अरेंज करके आप जो है स्ट्रीम और लीफ प्लॉट बना सकते हैं। आई होप कि आपको स्ट्रीम और लीफ प्लॉट भी समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा, यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन है टेक्स्ट कर सकते हैं आप लोग। मेरे ख्याल में तो स्ट्रीम और लीफ क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्वेश्चन आंसर में भी कर सकते हैं। अगर इसमें आपको मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं अभी भी दोबारा दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आया तो फिर से गौर से देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने 96 लिखना है, 96 यानी कि 9 और 6। तो यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट 9 ये वाला और 96 ये वाला हो गया। 93 लिखना है तो ये वाला कर लेंगे सिलेक्ट हम लोग, 93। ये देखें ये 90, ये आपका आ गया 93, ओ ये 93, 95 भी आ गया, और ये 92, 92, 90। अच्छा मजे की बात ये है कि अगर आप इसको सिंपली वर्टिकली इसको घुमा दें थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में, तो ये आपको सिंपली कुछ भी नहीं है, ये आपको सिंपल फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी, आपका हिस्टोग्राम ही मिल जाएगा। दोबारा से आपका बार चार्ट जो आप बनाते हैं बेसिकली ये वही मिल जाएगा। तो ये था आपका स्ट्रीम एंड लीफ प्लॉट। फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने अरेंज करके डेटा को सीधा करके रखा है, वहां पे इन्होंने डेटा वैसे ही लिया था, अब ये सेम एग्जांपल है, इन्होंने सीधा करके रख दिया है। यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को अरेंज कर लें। देखें 50, 52, 57, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 71, 72, 72, 75, 76, 77, 79, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 87, 92, 92, 93, 95, 96 एंड 98। तो ये था आपका स्ट्रीम और लीफ प्लॉट, जो कि आपको काफी चीजों में मदद दे देता है। यानी कि जब आप लोग
एडवांटेज इसका ये है कि दैट यू डू नॉट लूज इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल ऑब्जर्व, किसी भी ऑब्जर्वेशन की आप जो है वो इंफॉर्मेशन को लूज नहीं करते। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं कि 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की 1 है, 5, लेकिन इसमें आप बेहतर तरीके से डेटा की रिपीटेशन और नंबर्स देख सकते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो ये इसका एडवांटेज है। ये था आपने सीखा कि किस तरह से हम लोग स्ट्रीम और लीफ प्लॉट बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर 3 डिजिट्स आपके पास हो, वहां पे आपके पास 2 डिजिट थे, यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट है। अगर आपने 3 डिजिट स्ट्रीम एंड लीफ बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे वो देख लें आप। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने 630 है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सबसे छोटा पॉइंट अगर आप इस डेटा में देखेंगे तो शायद वो है 630, यहाँ पे कहीं होगा 1000, यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं 630। यहाँ चलें 720 फॉर एग्जांपल आपने लिखना है 721। ये देखें 721 अगर आपने लिखना है तो देखें 7 ये और 21। अब इनमें हम लोग पहले स्पेस ज्यादा दे रहे थे, अब ये दोनों बिल्कुल साथ लिखेंगे और इनमें बीच में स्पेस दिया हुआ है। तो ये है 721, 775, 750, 750। तो ये आप 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स के भी स्ट्रीम लेफ इस तरह से बना सकते हैं। ये एग्जांपल आप लोग खुद देखिएगा, इसको सॉल्व करने की और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। तो ये वही है, अगर आप सिंगल क्लास के लिए अगर आप स्ट्रीम और लीफ बनाएंगे, 0 कितनी बार है, 6 बार है। यानी कि अगर आपके पास खाली डेटा 6 है मिसाल के तौर पे, तो आप किस तरह से लिखेंगे, 0 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि डेटा में आपके पास है 6 और फॉर एग्जांपल आपने लिखना है 11। डेटा पॉइंट में अगर आपके पास ये 2 नंबर है फॉर एग्जांपल, तो आप किस तरह से लिखेंगे, 6 लिखने के लिए आप राइट लेफ्ट साइड पे जो है वो 0 लिखेंगे और खाली 6 लिखेंगे, यहाँ पे ये 6 रीड होगा। और 11 को रीड करने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे, ये 11 रीड होगा। तो ये था आपका स्ट्रीम और लीफ प्लॉट। और अब आ जाएं आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप लिख सकते हैं। 0 to 2 तक आपके पास 6 है, 179 है, 26 है। ये आप अब खुद थोड़ा सा देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा कि ये किस तरह से आपके बने हैं। ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो आप लोगों ने खुद समझने हैं और इसको करना है, सॉल्व कीजिएगा। तो मेरे ख्याल में आज के लिए यहाँ तक इतना काफी है। 2 चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की, एक हम लोगों ने स्ट्रीम और लीफ प्लॉट को डिस्कस किया, इसके अलावा हम लोगों ने आज यहाँ पे ऑगिव बनाना सीखा जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो ऑगिव है, ये वाला जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, ये वाला जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, अगर स्क्रीन आपको शो हो गई है तो आप इस ग्राफ को गौर से देखें। तो ये क्रिकेट में आप बहुत दफा ये ग्राफ देखते हैं, जब आप क्रिकेट में स्कोर्स और रन्स देख रहे होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ओवर्स और स्कोर्स, एक्स एक्सिस पे आपके पास ओवर्स होते हैं और वाई पे आपके पास स्कोर्स होते हैं फ्रीक्वेंसी रन्स की। तो ये वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा होता है। अब जब आप क्रिकेट मैच देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये किस तरह से बना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके आपसे पूछूं, लेट मी चेक कि जी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आप लोग पूछ रहे थे ना कि क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 14 ओवर हुए हैं, तो मैं आपसे स्कोर पूछूं कि जी 14 ओवर में कितना स्कोर है, तो आप झट से बता देंगे यहाँ पे जी 9 स्कोर है 14 ओवर में। फॉर एग्जांपल यहाँ 14 बालें हैं, अगर आपने एक्स एक्सिस पे बाल्स लिखी हैं तो फॉर एग्जांपल 14 बाल्स पे कितना स्कोर है, 9। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 9 बालों पे कितने स्कोर बने थे, 3 बने थे जी। 14 बाल्स पे कितने बने, 14 बन गए, 9 बन गए। 14 बालों पे 9 बने। तो ये देखें, ये आपका वही ग्राफ है, वही कर्व है जो आप क्रिकेट में आप लोगों को बहुत ज्यादा नजर आता है ये। तो इसको हम लोग ऑगिव भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। इसको फ्री हैंड स्मूथ कर लेते हैं। तो आज के लिए मेरा ख्याल में इतना काफी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ, तो देखते हैं आपको जो है कौन कौन से सवाल हैं, आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं।